हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। हम राजस्थान के राजवंश में से चौहान राजवंश के 25 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अजमेर के चौहान पढ़ेंगे। मैं आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उससे रिलेटेड व्याख्या बताऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के संस्थापक और आदि पुरुष हैं। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी अन्नोराज और ऑप्शन डी वासुदेव। तो इसका उत्तर होगा वासुदेव। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख है वो चौहान जो राजवंश है उसके इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। आपको मैं बता दूं कि बिजोलिया अभिलेख है वो 1169 से 1170 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। इसको जो ये लिखा था ये है ना, इसको प्रकाशित है वो जैन श्रावक लोलक ने किया था। और इसका जो प्रशस्तिकार था वो गुणभद्र था। ये है ना, उस समय जो ये प्रकाशित हुआ था उस समय वहाँ के शासक थे वो सामेश्वर थे सबसे पहले, और बिजोलिया वो भीलवाड़ा में पड़ता था। तो आपको मैं बता दूं कि अभिलेख क्या होता है कि अभिलेख में हमें ना इतिहास की पुरानी जो घटनाएं हैं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और बिजोलिया अभिलेख में और हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जालोर का पुराना नाम क्या था, और भीनमाल का पुराना नाम श्रीमाल था, नागौर को यही छतरपुर कहा जाता था। ये भी हमें ना इस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी चौहान और ऑप्शन डी प्रतिहार। तो ये चौहान राजवंश से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए गोविंदराज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी विग्रहराज और ऑप्शन डी है दुर्लभराज। तो इसका उत्तर होगा वासुदेव। अब अपन बिजोलिया अभिलेख है उससे रिलेटेड व्याख्या पढ़ते हैं। बिजोलिया अभिलेख 1169-1170 ईस्वी बिजोलिया कस्बे भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर उत्कीर्ण संस्कृत भाषी लेख है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि बिजोलिया अभिलेख कब उत्कीर्ण हुआ था? तो 1169 से लेकर 1170 ईस्वी के मध्य ये उत्कीर्ण हुआ था। बिजोलिया कस्बा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और पार्श्वनाथ मंदिर की एक चट्टान है उस पर उत्कीर्ण एक संस्कृत भाषी लेख है। अभिलेख की स्थापना जैन श्रावक लोलक ने सामेश्वर के शासनकाल में की थी और इसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। अभिलेख में उल्लिखित विप पर श्री वत्सो गोत्र भूत के आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान चौहान वंश का आदि पुरुष था। इस अभिलेख से राजस्थान के कई क्षेत्रों के प्राचीन नामों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें जाबलीपुर, जालोर, साकंबरी, सांबर, श्रीमाल, भीनमाल और अही छतरपुर, नागौर। तो मैं आपको फिर से ये ना कवर करवाती हूँ कि बिजोलिया अभिलेख सबसे पहले कब उत्कीर्ण हुआ था? 1169 से 1170 ईस्वी के मध्य। इसमें हमें एक तो क्या जानने को मिलता है कि इसमें ना इस अभिलेख के आधार पर ही दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। और इस अभिलेख से हमें एक ये जानकारी मिलती है कि सांबर झील का जो प्रवर्तक था वो वासुदेव चौहान था, जो चौहान वंश का आदि पुरुष था। इस अभिलेख से ही हमें न कई शहरों के प्राचीन नामों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जालोर को जाबलीपुर कहा जाता था, साकंबरी को सांबर, भीनमाल को श्रीमाल और नागौर को अही छतरपुर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बस अपन ने इन तीनों क्वेश्चन में ये तो कवर किया है कि सांबर झील का प्रवर्तक कौन था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो वासुदेव था। एक अपन ने क्या पढ़ा इसके, और एक अपन ने ये पढ़ा था कि बिजोलिया अभिलेख से हमें किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक चौहान राजवंश के संस्थापक और आदि पुरुष का क्वेश्चन था, तो वो कौन थे? वासुदेव थे। तो ये तीनों क्वेश्चन अपन ने अच्छे से तैयार कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? इसमें पूछा है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है सांबर, ऑप्शन बी है नाडोल, ऑप्शन सी है जालोर और ऑप्शन डी है रणथंभौर। तो जो अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्राचीन शहर साकंबरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में
किस चौहान राजा ने बसाया था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी है सामंतदेव, ऑप्शन सी है सोमेश्वर और ऑप्शन डी है विग्रहराज। तो किसने बसाया था? वासुदेव ने पढ़ाया था। और सबसे पहला क्वेश्चन अपने क्या किया था कि चौहान राजवंश के संस्थापक और आदि पुरुष कौन थे? तो वासुदेव थे। और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, जिसको अब सांबर बोला जाता है, वो 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? तो वासुदेव ने बसाया था। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है? जालौर के चौहान, ऑप्शन बी है रणथंभौर के चौहान, ऑप्शन सी है शपाद लक्ष्य के चौहान और ऑप्शन डी है नाडोल के चौहान। तो अपन को पता ही है कि उनको शपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये भी अपन ने पढ़ा था कि चौहान राजवंशों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर नागौर थी। तो ऑप्शन ए है अही छत्रपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है रणथंभौर। तो इसका उत्तर क्या होगा? अही छत्रपुर नागौर। अब अपन है ना जो चारों क्वेश्चन है इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जैसे अपन ने वासुदेव के बारे में पढ़ा, तो वासुदेव चौहान का समय है वो 551 ईस्वी का माना जाता है। वासुदेव चौहान के राज्य का प्रमुख भाग शपाद लक्ष्य, सांबर, शाकंभरी तथा राजधानी अही छत्रपुर नागौर थी। पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्प, धर्मकोश तथा लाडलू लेख में चौहानों का निवास स्थान जांगल प्रदेश, शपाद लक्ष्य व अही छत्रपुर का अपन को उल्लेख मिलता है। जैसे आपको मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि इन चारों क्वेश्चन में एक तो क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अपन को पता है सांबर थी। फिर राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, जो अभी सांबर के नाम से जाना जाता है, 7वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने बसाया था? तो वासुदेव ने बसाया था। अजमेर के चौहानों को शपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता था। और चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अपन को पता है अही छत्रपुर नागौर थी। और वासुदेव चौहान का समय अपन को पूछ ले तो 551 ईस्वी का माना जाता है। और वासुदेव चौहान के राज्य का प्रमुख भाग शपाद लक्ष्य सांबर था और राजधानी पूछ ले तो अही छत्रपुर नागौर थी। आई होप आपको ये है ना 1 से लेकर 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए G.N. शर्मा, ऑप्शन बी दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी K.S. गुप्ता और ऑप्शन डी है G.H. ओझा। तो अली चौहान डायनेस्टीज एक पुस्तक का नाम है जिसे किसने लिखा था? दशरथ शर्मा ने लिखा था। यह फैक्ट है गाइस जो आपको याद ही करना पड़ेगा, जिसमें यह लिखा है कि अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दशरथ शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? अपन को देखना है कि सूर्यवंशी नहीं किस में नहीं माना गया। जैसे पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, दूसरा है गोत्रोच्चार, तीसरा है हमीर महाकाव्य और चौथा है हमीर राशो। तो जो गोत्राचर था उस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया। किस किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है? जैसे पृथ्वीराज विजय जो जैनक ने लिखा था, हमीर महाकाव्य और हमीर राशो, इसमें जो चौहान है इनको क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह ऐतिहासिक स्रोत जिसमें चौहानों को इंद्र का वंशज कहा गया है? सबसे पहला है अचलेश्वर मंदिर लेख, दूसरा है कायम खा राशो, तीसरा है चंद्रावती लेख और चौथा है सेवाड़ी लेख। तो जिसमें चौहानों का इंद्र का वंशज कहा गया है वो कौन सा था? सेवाड़ी लेख था। और सेवाड़ी लेख है वो रायपाल के द्वारा रचित था। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस ग्रंथ में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया? तो जो सेवाड़ी लेख था ना उसमें चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया। अब अपन देख लेते हैं कि भाई अचलेश्वर मंदिर लेख में चौहानों को क्या बताया गया था? तो अचलेश्वर मंदिर लेख में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया था। एक कायम खा राशो और जो चंद्रावती लेख है इसमें चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। अपन ने जो सारे लेख हैं वो देख ले। जैसे अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अचलेश्वर मंदिर लेख में चौहानों को क्या बोला गया? चंद्रवंशीय। कायम खा राशो और चंद्रावती लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया। और शेवाड़ी लेख जो रायपाल के द्वारा रचित है उसमें चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया। 9 नंबर क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि इसमें चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है। तो अपन को ये याद करना है कि किन किन जो ग्रंथ है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी माना है। जैसे पृथ्वीराज विजय में सूर्यवंशी माना है, हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी माना है,
है और हमीर राशों में चौहानों को क्या माना है, सूर्यवंशी माना है। अब अपने जो तीनों क्वेश्चन पढ़े हैं इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य हमीर राशों में चौहानों को सूर्यवंशी माना है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज में दशरथ शर्मा ने चौहानों का विस्तृत इतिहास लिखा है। रायपाल का शेवाड़ी लेख चौहानों को इंद्र का वंशज मानता है। डॉक्टर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय व अचलेश्वर मंदिर लेख में क्या बताया, चंद्रवंशीय बताया। कायम खां राशों तथा चंद्रावती लेख में भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। आपको मैं मोटा मोटा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो अपन को बुक का नाम याद रखना है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन थे, दशरथ शर्मा। किसमें चौहानों को सूर्यवंशी मानना, कौन कौन से जो ग्रंथ है जो चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य और हमीर राशों। किसमें इंद्र का वंशज माना गया है, तो शेवाड़ी लेख में। चंद्रावती लेख और कायम खां राशों में क्या माना गया है चौहानों को, तो क्या माना गया है, ब्राह्मण वंशीय। और अचलेश्वर मंदिर लेख में क्या माना गया है, चंद्रवंशीय बताया गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। गुवक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है चौहान, बी कछुआ, ऑप्शन सी प्रतिहार और ऑप्शन डी है हाड़ा। तो जो गुवक था वो किस वंश से संबंधित था, चौहान। जो आपका सीकर में एक हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण भी किसने करवाया था, गुवक ने करवाया था। जो गुवक शासक था उस समय क्या था कि जो चौहान थे ना वो गुर्जर प्रतिहारों के ना सामंत थे और इसने ना गुर्जर प्रतिहारों से ना चौहानों को क्या करवाया था, मुक्त करवाया था। और गुवक के समय ना नागभट्ट जो द्वितीय था वो इसका क्या था, सामंत था। तो अपने गुवक के बारे में पढ़ते हैं कि प्रारंभ में जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का क्या था, सामंत था। ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है आबू के परमार, ऑप्शन बी है गुजरात के सोलंकी, ऑप्शन सी है जयपुर के कछुआ और ऑप्शन डी है शाकंभरी के चौहान। तो ये किससे रिलेटेड थी, शाकंभरी के चौहानों से। चंदन राज की रानी रुद्राणी थी और उनका नाम आत्म प्रभा भी अपन को देखने को मिलता है, कोई भी नाम आ सकता है, रानी रुद्राणी या आत्म प्रभा, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वो शाकंभरी के चौहानों से संबंधित थी। इससे रिलेटेड व्याख्या देखिए। गुवक द्वितीय के पुत्र चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। वह इसकी पत्नी रानी रुद्राणी आत्म प्रभा योगिक क्रिया में निपुण थी, जो प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष क्या करती थी, प्रज्वलित करती थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्न में से किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को पराजित किया? प्रतिहारों को किसने पराजित किया था? तो आप ऑप्शन ए है गुवक प्रथम, ऑप्शन बी है दुर्लभ राज, ऑप्शन सी है वाकपति राज और ऑप्शन डी है विग्रह राज द्वितीय। तो चौहान शासक, वह चौहान शासक जिसने प्रतिहारों को पराजित किया था वो था वाकपति राज। वाकपति राज एक था वो चौहानों का शक्तिशाली शासक था जिसने प्रतिहारों को क्या किया था, परास्त किया। वाकपति राज के उत्तराधिकारी सिंह राज ने तोमरों व प्रतिहारों को परास्त किया। हर्षनाथ लेख में वाकपति राज को महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया। विग्रह राज द्वितीय भी चौहानों का शक्तिशाली शासक था। 1973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख सीकर से विग्रह राज द्वितीय की विजयों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। विग्रह राज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूल राज को परास्त किया। विग्रह राज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बने। अपन को क्या याद रखना है कि कौन सा चौहान शासक था जिसने प्रतिहारों को पराजित किया था, वो कौन था, वाकपति राज था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वैरीघट की उपाधि दी गई है? वैरीघट का मतलब होता है शत्रु सहारक, और आपसे ना एग्जाम में ये उपाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वैरीघट की उपाधि दी गई है? पहला ऑप्शन है गोविंद तृतीय, दूसरा है दुर्लभ राज द्वितीय, और तीसरा वाकपति राज द्वितीय और चौथा है विग्रह राज द्वितीय। तो पृथ्वीराज विजय जो जनक का लिखा हुआ है उसमें वैरीघट की उपाधि है वो गोविंद तृतीय को दी गई है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट शत्रु सहारक दी गई है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे
पढ़ने से रोका। दुर्लभ राजदित्य ने नाडोल के महेंद्र चौहान या चाहमान को परास्त किया व सकराई लेक में से महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई। वाघपति राज सेकंड ने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया। आपको बस इसमें ये उपाधि याद रख लीजिए आप बस कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वेरीगढ़ की उपाधि दी गई, तो वेरीगढ़ की उपाधि किसको दी गई है, गोविंद तृतीय को दी गई है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। ऑप्शन ए पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन बी दुर्लभ राज थर्ड, ऑप्शन सी है दुर्लभ राज सेकंड और ऑप्शन डी है विग्रह राज सेकंड। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट था, उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। और एक पृथ्वीराज फर्स्ट ही था जिसने ना 7 से चालुक्यों को क्या गिराया, मतलब मार गिराया था। ये आपको याद रखना है। तो अपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनको, जो पीछे पढ़े हैं वो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कि गोवक किस वंश का शासक था, तो गोवक चौहानों का शासक था। रानी रुद्रानी थी आत्म प्रभा जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी, वो किस वंश से संबंधित थी, तो शाकंभरी के चौहानों से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर अपने 13 देखा कि किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को पराजित किया, तो प्रतिहारों को किसने पराजित किया था, वाघपति राज ने किया था। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वेरीगढ़ की उपाधि दी गई थी, तो वेरीगढ़ की उपाधि गोविंद तृतीय को दी गई थी। और है ना कौन सा चौहान शासक था जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी, तो वो कौन था, पृथ्वीराज फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है चामुंड राज, सेकंड है दुर्लभ राज, थर्ड है विग्रह राज थर्ड और फिर है पृथ्वीराज फर्स्ट। आप है ना इस क्वेश्चन को ज़्यादा इतना इसका लोड मत लीजिए। अपन जैसे जैसे चौहान राजवंश पढ़ेंगे आपके ये है ना जो क्रम है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रख इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे इसमें सीक्वेंस दे रखा है वो क्वेश्चन का एकदम सही दे रखा है। जैसे फर्स्ट चामुंड राज था, उसके बाद दुर्लभ राज थर्ड था, फिर विग्रह राज थर्ड और विग्रह राज थर्ड के बाद में उसका पुत्र है ना पृथ्वीराज फर्स्ट राजा बना था। तो आप विग्रह राज थर्ड और विग्रह राज थर्ड का पुत्र कौन था, पृथ्वीराज फर्स्ट था। ये याद रख लीजिए, ठीक है। और अपन ना जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपका ये सीक्वेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तब आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयानक रचित पृथ्वीराज द्वितीय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। ऑप्शन है दुर्लभ राज सेकंड, ऑप्शन बी है विग्रह राज थर्ड, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज फर्स्ट और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज सेकंड। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज फर्स्ट। अपने पहले क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन अपन ये पढ़ा था कि वह कौन सा शासक था जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की, पृथ्वीराज फर्स्ट था। 17 नंबर क्वेश्चन में अपन ये देखा कि 700 चालुक्यों को मार गिराया था, वह कौन सा शासक था, तो पृथ्वीराज फर्स्ट था। और जो पृथ्वीराज फर्स्ट था वो विग्रह राज थर्ड का पुत्र था। तो यहाँ से एक सीक्वेंस याद कर लेंगे, पृथ्वीराज थर्ड के बाद में राजा कौन बना, पृथ्वीराज थर्ड के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज फर्स्ट बना था। सॉरी, विग्रह राज थर्ड के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज फर्स्ट राजा बना था। अब इससे रिलेटेड व्याख्या पढ़ते हैं। वाघपति राज द्वितीय के बाद क्रमशः वीर्य राम, चामुंड राज, सिंहट, दुर्लभ राज तृतीय सांबर के शासक बने। अपने जो प्रश्न किया था तो अपने एक बार है ना याद कर लेते हैं। जैसे चामुंड राज के बाद दुर्लभ राज बना, दुर्लभ राज के बाद विग्रह राज थर्ड बना और विग्रह राज थर्ड के बाद में पृथ्वीराज फर्स्ट बना था। दुर्लभ राज तृतीय का उत्तराधिकारी उसका भाई विग्रह राज तृतीय था, जिसे विशल भी कहा जाता था। विग्रह राज तृतीय के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम 1105 ईस्वी के लगभग सांबर का शासक बना। पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। आई होप आपको 15, 16 और 17 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ।
जिसमें आपको शायद ये सीक्वेंस वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले चामुंड राज था, चामुंड राज के बाद में दुर्लभ राज थर्ड बना, दुर्लभ राज थर्ड के बाद में उसका भाई कौन बना, विग्रह राज थर्ड राजा बना, और विग्रह राज थर्ड के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज फर्स्ट राजा बना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है गोविंदराज, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है अजयराज और ऑप्शन डी है अन्नोराज। तो वो कौन सा शासक था, अजयराज। अजयराज की रानी कौन सी थी, सोमलवती। और अजयराज ने ना चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, और उस कुछ सिक्कों में ना उसकी रानी जो सोमलवती है उसका भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था। जस्ट अपन ने अभी कवर किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अजयराज, बी है अन्नोराज, सी है विग्रहराज और डी है पृथ्वीराज। वो कौन था, अजयराज था। अजयराज का शासनकाल कब से कब तक था, अजयराज का शासनकाल था 1105 से लेके 1133 तक। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि अजयराज 1105 से लेके 1133 ईस्वी के काल में चाहमानों का साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। मतलब अजयराज का जो शासन काल था वो चाहमानों के साम्राज्य का निर्माण का काल माना जाता है। अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर उसके सेनापति सुलहन को बंदी बना। एक ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के शासक जो नरवर्मन था उसको क्या किया था, परास्त किया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनी के मातंग सालर हुसैन को परास्त किया। अजयराज ने गर्जन मातंग की उपाधि धारण की। आप ये याद कर सकते हो कि भाई अजयराज ने गर्जनी के मातंग को क्या किया था, परास्त किया था। और अजयराज को किसकी उपाधि मिली थी, तो गर्जन मातंग की उपाधि किसको मिली थी, अजयराज को मिली थी। एक इसने है ना जो मालवा का शासक नरवर्मन था उसको परास्त किया था। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेरू नगर बसाया था तथा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय धर्म कहलाए। अजयराज ने कुछ मुद्राओं या सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती या सोमलका के नाम का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो अजयराज के बारे में आप मोटा मोटा याद रख लीजिए कि अजयराज का शासनकाल कब से कब तक था, तो अजयराज का शासनकाल 1105 से लेकर 1133 तक था। और उसकी पत्नी का नाम क्या था, सोमलवती था। इसने ना चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, और इसके जो चांदी और तांबे के जो सिक्के चलाए थे वो अजय प्रिय धर्म नाम से क्या हुए थे, मतलब प्रसिद्ध हुए थे। फिर एक चीज़ ये याद रख लीजिए कि इसने ना गजनी के मातंग सालर हुसैन को हराया था, और इसको जो गर्जन मातंग की उपाधि मिली थी। इसने एक मालवा के परमार शासक नरवर्मन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन बी है अजयराज, ऑप्शन सी है अन्नोराज और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज थर्ड। तो वो कौन था, अजयराज था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज फर्स्ट, बी है अजयराज, सी है अन्नोराज और ऑप्शन डी कौन सा है, पृथ्वीराज थर्ड। तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, अजयराज ने करवाया था। अब अपन जो पढ़ा है उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। अजयराज स्वयं शैव मतावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक था। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे धर्म सहिष्णु और शैव मतावलंबी ये क्या था, तो धर्म सहिष्णु का मतलब ये होता है कि एक आदमी है वो पर्टिकुलर एक धर्म को मानता होगा, लेकिन धर्म सहिष्णु का मतलब ये है उस एक धर्म को मानते हुए वो सभी धर्मों की क्या करता हो, आदर करता हो, उसको धर्म सहिष्णु बोला जाता है। और इसने नए नगर अजमेर में जैन मंदिर बनाने की अनुज्ञा दी तथा पार्श्वनाथ मंदिर के लिए श्रवण कलश प्रदान किया। अजयराज ने जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के साथ शास्त्रार्थ अध्यक्षता कर अजयराज ने इसके शास्त्रों का जानकार होने का प्रमाण दिया है। अजयराज ने राज्य का शासन अपने पुत्र अन्नोराज को सौंपकर शेष जीवन पुष्कर में व्यतीत किया। अजयराज ने अजमेर में दुर्ग बनाया जो गढ़ पिडली अथवा तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। एक तो अपन ने ये पढ़ा कि अजमेरू नगर किसने बजाया, अजमेरू जो नगर था वो किसने बसाया था, तो अजयराज ने। और जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, अजयराज ने करवाया था।
और अजय राज का पुत्र कौन था? अन्नोराज। अब अपन ने याद किया था कि जो अजय राज था उसका शासनकाल 1105 से लेकर 1133 तक था। अब इसके पुत्र अन्नोराज, उसके बाद में उसका पुत्र अन्नोराज शासक बना, जो कब बना? 1133 में बना शायद। हम आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? फर्स्ट ऑप्शन है अन्नोराज, दूसरा है विग्रह राज चतुर्थ, तीसरा है पृथ्वीराज फर्स्ट और डी है जगदेव। तो अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो पिता की हत्या किसने की थी? जगदेव ने। अपने पढ़ा था कि मतलब अजमेर में चौहान शासकों में जो किस पितरहंता कौन था? तो जगदेव था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अन्नोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अपन ये जो 4 कथन दे रखे हैं उसमें से अपन को असत्य मतलब सत्य कथन देखने हैं कि इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। ये एकदम मतलब उसने अपने हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। फिर अब मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। यह स्टेटमेंट गलत है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था। ऑप्शन सी देखिए, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, एकदम सही है। और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। ये जस्ट अपन ने अभी 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा? तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर अपन इससे रिलेटेड व्याख्या पढ़ते हैं। अन्नोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक नरवर्मन को परास्त किया, परंतु गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से क्या हुआ? परास्त हुआ। अन्नोराज ने गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह कर चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए। 1142 ईस्वी में कुमारपाल के शासक बनने पर चयमान चालुक्य संघर्ष क्या हो गया था? पुनः प्रारंभ हो गया था। कुमारपाल व अन्नोराज के मध्य हुए युद्ध का वर्णन हेमचंद्र ग्रंथ दयाश्रय महाकाव्य और मेरुतंग ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त होता है। यहाँ से आपको 2 ग्रंथ भी याद करने को मिलते हैं, जैसे हेमचंद ग्रंथ दयाश्रय महाकाव्य और मेरुतुंग द्वारा रचित कौन सा था? चिंतामणि में हमें ये युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अन्नोराज की हत्या उसके बड़े बेटे जगदेव ने कर दी थी। और जगदेव के बाद में जो विग्रह राज चतुर्थ था वो क्या बना? चौहानों का अगला शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, अन्नोराज, विग्रह राज चतुर्थ या पृथ्वीराज दर्ते? तो पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण अन्नोराज ने करवाया था। और इससे पहले अपने अजय राज ने क्या क्या निर्माण करवाया था वो पढ़ा था कि एक तो है ना अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण उन्होंने करवाया था। और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अजय राज के पुत्र अन्नोराज ने करवाया था। और अन्नोराज का शासनकाल 1133 से लेकर 1155 तक। और अजय राज का शासनकाल कब से कब तक था? 1105 से लेकर 1133 तक तो अजय राज का था। और अन्नोराज का शासनकाल 1133 से लेकर 1155 तक था। तो अन्नोराज का शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी तक रहा तथा इसने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्नोराज से धर्मावलंबी होने के साथ धर्म सहिष्णु शासक था। उसने अजमेर में खत्तरगंज जैन धर्म का एक ये पंथ होता है कि अनुयायियों को भूमि दान दिया। देवबोध और धर्म घोष अन्नोराज के समय के प्रकांड विद्वान थे। पितरहंता जगदेव के अल्पकालीन शासन के पश्चात विग्रह राज चतुर्थ 1158 ईस्वी को शासक बना। एक आप सीक्वेंस याद कर लीजिए कि जैसे ना विग्रह राज चतुर्थ के बाद में अपने थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि विग्रह राज दर्ते के बाद में उसका जो पुत्र था पृथ्वीराज प्रथम शासक बना। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में कौन बना? अजय राज बना। अजय राज के बाद में उसका पुत्र अन्नोराज बना। और अन्नोराज के बाद में अन्नोराज की हत्या उसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। उसके बाद में 1158 ईस्वी में है ना, उसके बाद में विग्रह राज चतुर्थ है वो 1158 ईस्वी में चौहानों का नया शासक बना। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालौर और नागौर छीन लिए थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन बी है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी अजयराज और ऑप्शन डी अन्नोराज। तो इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। आज अपने ना 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। कल अपन अजमेर का जो चौहान राजवंश है उसके पूरा उसको कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब